एआई पे फोकस हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट $10 बिलियन लगा रहा है, तो मुझे लगता है टेस्ला के सीईओ को फोमो हो गया है कि मैंने ही फाउंड किया उस कंपनी को और मैं ही निकल गया और अब कोई दूसरा उस पर राइड करेगा। ये फीलिंग भी हो सकती है। लेकिन मैं ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है, जिक्र कर दूँ कि टीसीएस का जिक्र आया तो इसके जो एमडी एंड सीईओ राजेश गोपीनाथन जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और चले गए हैं और उनकी जगह नए सीईओ आ गए हैं। लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात उन्होंने कही, ये सिर्फ जिक्र के लिए बता रहा हूँ, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि जब आपका किसी काम में दिल न लगे, आप बोर हो जाएं, तो आपको तुरंत निकल लेना चाहिए। और ये मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बात है। करियर के पीक पर बिल्कुल भारत की सबसे बड़ी कंपनी के एमडी एंड सीईओ, बहुत ही अच्छी सैलरी रही होगी, उस जगह आपको जब लगता है कि नहीं अब मुझे नहीं काम करना है, तो मुझे लगता है कि लाइफ इज़ मच मोर देन योर वर्क। तो ये खबर है आपके लिए सिर्फ बताने के लिए कि ये एक चेंज हुआ है हमारे यहाँ। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने और तमाम कंपनियों के बारे में बात करते हैं, कौन आया कौन गया ये हम लोग रखते हैं। लेकिन वापस अपनी थीम पे आते हैं। नीरज जी, एक बहुत अच्छा किस्सा है इस पे। विवियन रिचर्ड्स ने बहुत जल्दी रिटायरमेंट लिया था। तो किसी ने सुनील गावस्कर से पूछा कि विवियन रिचर्ड ने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, तो उन्होंने बोला कि यू शुड रिटायर व्हेन पीपल आस्क व्हाई एंड नॉट व्हाई नॉट। यस 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 यस। तो खैर ये वाले बीच में विषांतर होगा जो भी कुछ जोड़ना चाहे। लेकिन अनुराग आपके पास आता हूँ, फिर कितना आपके पास। अनुराग ये बताइए, क्या इस पूरे उठापटक केओस के बीच में यूएस में वैल्यू बाइंग चल रही है क्या, जो हमने आईटी में देखा कि लास्ट 4 डेज में बहुत लोगों ने वहां बाइंग की है? नीरज, ये पिछले 4 दिन की बाइंग तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है, नैस्डैक की बाइंग, और बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं जिनको समझ नहीं आ रही है। और ये कुछ हद तक मोमेंटम बाइंग लग रही है। इसमें एक कंपनी में हमारी भी पोजीशन है और वो तो बहुत अपॉर्चुनिस्टिक पोजीशन थी। ऐसे बार्गेन को तो हम मिस नहीं कर सकते, तो वी टुक द पोजीशंस इवन लास्ट ईयर, एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। यू नो, तो हमें नहीं उसमें कोई बहुत ज्यादा आगे यहाँ से मोमेंटम बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। एक थोड़ा न्यूज ड्रिवन भी था कि टिकटॉक बैन होने की बात हो रही थी, तो मेटा चल रहा था, तो उसमें एक रीरेटिंग का संभावना है, तो वो भी एक पॉइंट है। बट अगर एक पर्सपेक्टिव देखें नीरज, लास्ट ईयर आपके जो स्टेबल बचाने वाले, आपको किसने बचाया, और हमने जो थोड़ा बहुत फंड्स पार्क किए इन्वेस्टमेंट में, वो किए हेल्थ केयर, एनर्जी एंड आपका यूटिलिटीज एंड स्टेपल्स में, राइट। पिछले साल वो लोग बढ़े हैं और बाकी सारा मार्केट गिरा है। और गिरे सबसे ज्यादा कौन है? आईटी, डिस्क्रिशनरी एंड कॉम सर्विसेज, जिसमें आपके गूगल एंड मेटा आते हैं। तो जैसे ही ये साल चेंज हुआ, तो तकरीबन लोग ट्रेंड को देख करके, और यहाँ पे काफी प्रोग्राम बाइंग चलती है, और जब फंड्स बाय करते हैं तो उनके मैंडेट आते हैं और कब वो खरीदते हैं उसमें लैग्स भी आते हैं। तो ऑब्वियसली अब इस समय कौन से सबसे ज्यादा चल रहे हैं? डिस्क्रिशनरी, कॉम सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी। तो ये माइनर बाउंस बैक है। वैल्यू पर्सपेक्टिव से हमें स्टॉक स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। एक स्टॉक में बहुत अच्छी वैल्यू दिख रही थी, पोजीशन बनानी चाहिए, जरूर मौके मिस नहीं करने चाहिए, बट अदर्स आर रीजनेबली वैल्यूड। नीरज जी, आई डोंट थिंक दे आर वेरी चीप, एंड आई थिंक देयर इज टाइम टू गो। एक छोटा एग्जांपल दूं नीरज, अगर माइक्रोसॉफ्ट को देखें तो वो 2000 करीब 98 में ना $10 का स्टॉक होता था, और वो बाय द टाइम 2000 आया, वो 65 पे पहुंच गया। दैट वाज इट्स पीक। उसके बाद जो वो गिरा है, तो उसको $65 आने में अगले 16 साल लग गए नीरज। वो 2016 में 65 पे आया, वो तो 5x हो गया था, 10 से 60 पे 6x हो गया था। वो फिर 10 साल 17 साल के बाद आया। अब वो नीरज 60 से वो फिर से 6x पहुंच गया था नीरज, पेंडेमिक पीक। अब वो गिर रहा है, मुझे लगता है अगले 10 साल फिर लगाएगा नीरज। करेक्ट। तो ये देखिए, ये अपने अपने अप्रोच, अपने अपने पर्सपेक्टिव हैं। लेकिन देखिए, मौके का फायदा अनुराग ने भी उठाया है ना। ये मौके का फायदा उठाना ही चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि वो इन्वेस्टर की नज़र बननी चाहिए। कीर्तन, इंडियन आईटी सेक्टर के बारे में एक चीज़ रखना है, तो वो ग्राफिक दिखाई जिसमें हमने वैल्यूएशंस निकाले थे। पीक जो मल्टीपल्स थे वहाँ से स्टॉक करेक्ट हुए, है ना, 40, 42, 45 तक गए थे। ये देखिए 42 का टीसीएस का था, अब 31 पे आ गया है। इन्फोसिस 38 से 27 आ गया है। HCL 33 से 22 और टेक महिंद्रा 34 से 20। अभी भी बहुत सारे लोग इस कैंप में है कि आईटी हमारे अभी भी महंगे हैं थोड़े, क्योंकि मुझे ध्यान है कोविड से पहले टॉप आईटी कंपनीज बड़ी वाली 22, 24, 25 के मल्टीपल पे चलती थी और मिड कैप 17, 18, 15 पे चलती थी, तो उसके लिहाज से महंगे हैं। लेकिन ये महंगा बोलते बोलते भी उनको 2 साल हो गए, नीचे नहीं आने को तैयार है। ठीक है, तो अब वो एक अलग डिबेट यहाँ पे है। तो क्या कीर्तन, ये वैल्यू बाइंग यहाँ भी हो रही है क्या? क्योंकि ये गिर नहीं रहे, तो मैं मान रहा हूँ कि कोई तो खरीद रहा होगा, क्योंकि अगर ये सस्टेन कर रहे हैं 1.5 साल से लगातार ये कहने के बावजूद कि ये महंगे हैं,
तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हो रही है क्या आपके हिसाब से? डेफिनेटली हो रही नीरज जी। मैं थोड़े से और आंकड़े शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लार्ज कैप में देखें, पिछले 5 साल का मीडियन पी लार्ज कैप आईटी कंपनीज का तकरीबन 25 था, राइट। अगर आप 5 साल का देखें तो तकरीबन 29 था, 10 साल का देखें तो तकरीबन 25 था। आज अगर आप 5 साल के एवरेज पी पे देखें तो सब लार्ज कंपनीज 5 साल के पी के ऊपर या उससे नीचे ट्रेड कर रही। तो 5 साल के बेसिस पे तो आप डेफिनेटली एक वैल्यू बाई जोन में है। पर ऑफ कोर्स इसमें ध्यान ये रखना है कि पिछले 5 साल की जब बात करेंगे तो वो 2 साल कोविड वाले जो पीक वैल्यूएशंस आ गए थे उसका एवरेज है, जिसकी वजह से वो नंबर ऐसा दिख रहा है। पर अगर आप 10 साल का डेटा ले तो 10 साल में तो आप अभी भी एक्सपेंसिव है। जैसे अगर 10 साल का आप इंडस्ट्री का एवरेज पी ले तो 25 है, पर टीसीएस 28.5 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप इंफोसिस को देखे वो 25.5 पे ट्रेड कर रहा है। तो इंफोसिस इज वेरी क्लोज टू द 10 ईयर एवरेज, पर टीसीएस थोड़ा सा महंगा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जब आप हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं आईटी सेक्टर के बारे में, हमें थोड़ा सा और स्पेसिफिक होना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्टॉक्स को अलग अलग रखने की। क्योंकि अगर आप मिड कैप में भी देखें तो आप देखिए परसिस्टेंट अपने 5 साल के एवरेज से बहुत ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है, पर आप एम्फेसिस देखिए 5 साल से सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईटी में वैल्यू बाइंग हो रही है, पर बहुत और काफी स्टॉक स्पेसिफिक है। क्योंकि देखिए ये कोविड में जो रन अप आया था उसके बाद वैल्यूएशन जस्टिफाई नहीं हो रही थी, क्योंकि एट्रिशन बढ़ गया था, मार्जिन ड्रॉप हो रहे थे, राइट। तो ये दोनों सिचुएशंस मेरे हिसाब से लार्जली सॉल्व हो गई। अगर आप पिछले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट देखें, आई थिंक मार्जिन्स हैव स्टेबलाइज्ड, एट्रिशन का उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये कैलेंडर ईयर में देखें, आई थिंक एक अच्छी वैल्यू बाइंग हुई थी जिसकी वजह से आईटी वाज डूइंग वेरी वेल। पर जैसे ही ये वापस बैंक क्राइसिस आया और आईटी कंपनीज की इतनी सारी लार्जर बिजनेस मॉडल बीएफएसआई है, तो वापस ये गिरने लगे। और अगर आप टेक्निकली भी देखें तो 200 डीएमए के आजू बाजू ट्रेड कर रहे हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो वैल्यू बाई कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, तो ये तो थी सेक्टोरल चर्चा। हमने आईटी चूंकि इस बार हमने नज़र पड़ी तो क्या एक सवाल मैं आप लोगों से छोटा छोटा लेना चाहता हूँ कि हमारे शो का नाम है कि कोई अनहोनी का डर है क्या, है ना। पता नहीं अचानक से कोई आता, अब अनहोनी मुझे कैसे पता, मैंने किसी ब्लैक स्वान अगर होने था वो पता थोड़ी होता, तो अपने आप हो जाएगा, पता चलेगा बाद में होने के बाद। लेकिन कोई ऐसी चीज़ आपको रेड फ्लैग के तौर पे दिखती है कि यार ये एड्रेस नहीं हो रही मार्केट में, जिसको थोड़ा सा नज़र में रखना चाहिए? आपके हिसाब से वो कोई चीज़ हो सकती है क्या या नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा डर अभी जो है वो सबके मन में यही है कि और कोई बैंक्स हैं जो अब सडनली अनाउंस करेंगे कि हम भी इंसॉल्वेंट हो गए हैं और पूरा सिस्टम पे प्रेशर डाल देंगे अपने। और वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूएस में ही हो, वो यूरोप में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं कि सडनली एक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ उनकी रिपोर्टिंग अच्छी नहीं थी, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छे नहीं थे, वो आके अनाउंस कर दें कि अपने हाथ खड़े कर दें कि अब हम डिपॉजिटर्स के पैसे नहीं दे सकते हैं, तो एक बैंक रन। तो एक वही डर है लोगों के दिल में, और वो डर समय से ही ख़त्म होगा। मतलब 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना लगेगा तो लोगों को तसल्ली होगी कि नहीं है। पर इस समय ये डर है कि ये सारे बैंक एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर क्रेडिट स्विस तकलीफ में है तो उसके साथ और भी कोई बैंक है यूरोप के जो तकलीफ में है, यूएस में कोई और रीजनल बैंक्स हैं जो तकलीफ में। तो ये एक मैं कहूँगा ये एक बड़ा डर है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और बड़ा डर है इस समय। गुरमीत, बहुत छोटा जवाब चाहिए। जब आप अपने बोर्ड रूम में बैठते होंगे अपने सारे रिसर्च एनालिस्ट और सारे दोस्तों के साथ, तो सोचते होंगे ना कि ये वाला बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसको लेना चाहिए, ये पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फिर कोई कहता हो यार एक ये वाला इवेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। वो कौन वाला इवेंट है वो? जी, मेरे को जो रिस्क लगता है वो प्राइवेट मार्केट्स लगता है, क्योंकि हर बार जो क्राइसिस आता है ना, नए नाम से आता है। .com बबल था, लीमन था, सेम क्राइसिस ब्लैक स्वान नहीं होता है, क्योंकि उससे आप सीख चुके होते हो, आपकी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड बढ़ जाती है। ये जो पूरा प्राइवेट मार्केट है, जो हिसाब से वीसीज ने फंड किया है, इसके बहुत सारे लिंकेजेस हैं। उन्होंने उनके जैसे हमने देखा क्रिप्टो के $2 ट्रिलियन जब गया तो लोगों ने बोला कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। वो देखिए इम्पैक्ट एसवीबी के फॉर्म में आया, क्योंकि वो पहले एक उनकी दूसरी फर्म डिफॉल्ट हुई। फिर हमने देखा क्रेडिट स्विस में भी आर्किडॉज और ग्रीनशिल में प्रॉब्लम्स आया। तो मुझे लगता है प्राइवेट मार्केट में अभी भी शेकअप ड्यू है। बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत ही ऑब्सीन वैल्यूएशंस पे है, कैश फ्लोज उसको जस्टिफाई नहीं करती है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है जो स्टार्टअप श्रिंक करेगा
और प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करेगा वो शायद ज्यादा सर्वाइव करेगा। ये जो एक थ्योरी थी कि बिल्कुल स्केल से आप एक टाइम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मुझे लगता है उसको वापस देखने की जरूरत है। वो मुझे लगता है वो देखना जरूरी है। उसका इंटरलिंकेज क्योंकि बहुत ज्यादा है, बैंक से भी है, इकोनॉमी से भी है, जॉब से भी है, और पूरे इनोवेशन इकोसिस्टम पे भी है। तो उस पे नजर रखना जरूरी है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम किसी भी सेंट्रल बैंक की, क्योंकि अगर ये डोमिनो इफेक्ट बढ़ गया तो ये काफी, क्योंकि अब साइज ऑफ इकोनॉमी भी बहुत बढ़ गया है, साइज ऑफ डेट भी बहुत बढ़ गया है। यूएस का अपना डेट $31 ट्रिलियन है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। अनुराग 30 सेकंड में एनी रेड फ्लैग? सो यूएस में रेड फ्लैग है नीरज जी। एक यूएस इकोनॉमी स्लो बर्न पे चल रही है, 6% के रेट 1-1.5 साल तक रह सकते हैं। मार्केट्स आई डोंट थिंक उसके लिए रेडी है। तो ये यूएस का रेड फ्लैग है। ओके, इंडिया का रेड फ्लैग नीरज जी एसआईपी फ्लोज हैं, और बस वही टिकाए हुए हैं नीरज। और जिस समय पैनिक आया तो फिर वो यू नो देन एनी वैल्यूएशन इज ऑफ। ओके कीर्तन 30 सेकंड, एनी रेड फ्लैग? आई थिंक अनुराग जी ने एक स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बात की थी उनके कॉन्वर्सेशन में, उस पर बात करना चाहूंगा। यूएस में 875 बैंक्स है, जिसमें से सिर्फ 25 बैंक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट है। 850 बैंक्स ऐसी है जिसपे स्ट्रेस टेस्टिंग हुई ही नहीं है यूएस में, तो एसवीबी वाज वन ऑफ देम। तो ये एक सिस्टम है, घूम फिर के बात वही आ रही है, पैसा बैंक के थ्रू आ रहा है, लिक्विडिटी सिस्टम में बहुत है, वो इधर उधर हिचकोले खाएगी, जिधर बढ़ जाएगी तो उधर दिक्कत, जिधर घट जाएगी तो उधर दिक्कत। तो ये जो इतने टॉप ऑफ द माइंड आपके इश्यूज थे, हमने एड्रेस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की क्या क्या आपको यहाँ से आगे जाते हुए नज़र रखना है। लेकिन बीच बीच में वैल्यू बाइंग के भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं। चलिए आज का शो यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ध्यान रखिए अपना, वीकेंड मस्ती करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।